दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसे ही 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 में व्यापक परिवर्तनों के फैसले को संविधान के अनुरूप जायज ठहराया, वैसे ही एक मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और वो है भारतीय संघवाद का, अर्थात केंद्र सरकार के अलग अलग राज्यों से किस प्रकार से संबंध परिभाषित किए गए हैं। क्या इन संबंधों का आधार संविधान है, और संविधान है तो संविधान में अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं। जिस प्रकार के विशेष प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर के लिए किए गए थे, क्या इससे मिलते जुलते या इससे इतर कुछ प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान अन्य राज्यों के लिए भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसी विषय पर आज चर्चा हम इन फोकस प्रोग्राम में करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत में कई राज्यों को विशेष प्रावधान यानी स्पेशल स्टेटस क्यों प्राप्त है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्यों किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारी चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिससे ये टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम भारतीय संविधान के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, मुख्यतः भारतीय संघवाद के स्वरूप को जानेंगे और उस स्वरूप के अनुसार उसके यानी संघीय सरकार के अलग अलग राज्यों से किस प्रकार संबंध स्थापित होते हैं, और अगर कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है तो उसकी आवश्यकता क्या है। इससे अगला पक्ष हमारा ये होगा। ये जो स्पेशल प्रोविजन कई राज्यों के लिए भारतीय संविधान में किए गए हैं, उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 371 में किया गया है। अनुच्छेद 371 के साथ साथ अनुच्छेद 371 ए से लेकर के आई तक ये विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान और संघवाद जैसे पक्षों से ये जुड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहां से ये खबर ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है बियॉन्ड जम्मू एंड कश्मीर व्हाई मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रोविजंस। जम्मू कश्मीर के अलावा बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल प्रोविजंस को एंजॉय करते हैं। स्पेशल प्रोविजन उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो विशिष्ट प्रावधान क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है। आप जानते हैं कि 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कई याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने धारा 370 में व्यापक परिवर्तन करके जम्मू एंड कश्मीर के विशिष्ट दर्जे को, स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया था। जिस स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू एंड कश्मीर को उसका अपना संविधान था और उस संविधान के अनुसार केंद्र सरकार जो भी कानून लागू करती थी वो जम्मू एंड कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति के बाद ही वहां लागू होता था। इसी प्रकार के कई अन्य प्रावधान थे। इसमें व्यापक परिवर्तनों को 12 दिसंबर को संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया और इन याचिकाकर्ताओं का तर्क ये था कि ये जो स्पेशल प्रोविजन है ये दरअसल इंटरनल सॉवरेनिटी यानी आंतरिक संप्रभुता का निर्माण करते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जिस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि ये वस्तुतः भारत के असममित संघवाद की अवस्थिति को प्रदर्शित करते हैं जो भारत के संघीय सरकार के साथ किसी राज्य के विशिष्ट संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो इस टर्म के बारे में भी जानेंगे। इन्हीं सब कारणों से ये टॉपिक चर्चा में आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान का संघवाद का किस प्रकार का स्वरूप निर्धारित करता है। भारतीय संविधान संघवाद के अर्ध संघात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। संघवाद का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही जानना है। संघवाद का सीधा मतलब आप लगाइए कि 2 स्तर पर सरकारें, एक संघीय स्तर पर जिसको सामान्य तौर से आप केंद्र सरकार के रूप में परिभाषित करते हैं, और एक राज्य के स्तर पर। राज्य के स्तर पर भी कई विभिन्नताएं होती है। जैसे हमारे यहाँ एक तो सामान्य तौर से जो राज्य स्थापित किए गए हैं जैसे भारतीय राज्यों की अवस्थिति है, और उसी तरह से एक यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र, और संघ शासित क्षेत्रों में भी कुछ राज्यों के विधानमंडल स्थापित किए गए हैं जैसे पुदुचेरी के और दिल्ली के। और पुदुचेरी और दिल्ली में भी उनकी शासन व्यवस्थाओं में एक माइन्यूट अंतर है, एक महीन अंतर है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो राज्यों के स्तर पर भी एक अंतर देखा जाता है। तो संघवाद को समझने के लिए जरूरी है 2 स्तर पर सरकारें और इन सरकारों में शक्तियों का बंटवारा, और इस बंटवारे का
एक लिखित आधार, लिखित दस्तावेज के आधार पर यह शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो एक लिखित संविधान के आधार पर किया गया है। इसी संविधान के आधार पर अलग अलग, जैसे इसी के अधीन विधायिका होगी राज्यों की और संघीय सरकार की, इसी के अधीन कार्यपालिका होगी और इसी के अधीन न्यायपालिका होगी। और अगर इनमें किसी प्रकार का विभाजन होता है, किसी प्रकार का द्वंद्व उठते हैं, तो इसका समाधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका करेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा इस शक्तियों के बंटवारे को सही तरह से स्पष्ट किया जाएगा, किसी विवाद की स्थिति को समाप्त किया जाएगा। ये संघवाद की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं। अब इसमें अब दो स्तरों पर जब सरकारें होती हैं, एक संघीय स्तर पर सरकार है और एक राज्य स्तर पर सरकार है, अगर इनमें शक्तियों का बंटवारा बराबर स्तर पर होता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि संघवाद की द्वैध स्थिति है, यानी द्वैध संघवाद है। संघीय सरकार और राज्य सरकार बराबर शक्तियों के साथ विद्यमान है, इस स्थिति को हम द्वैध संघवाद कहते हैं। अगर शक्तियों के बंटवारे का झुकाव राज्य सरकारों के पक्ष में है तो इस स्थिति को हम कहते हैं सशक्त संघवाद, सशक्त संघवाद। और अगर शक्तियों के बंटवारे का झुकाव केंद्र सरकार के प्रति है तो इस स्थिति को हम कहते हैं एकात्मक संघवाद। भारतीय संविधान को अधिकांश विद्वान एकात्मक संघवाद के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि इसमें शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में यह माना जाता है कि शक्तियों के बंटवारे का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार के पक्ष में है। और संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि भारतीय राष्ट्र को उन्हें मजबूत बनाना था तरह तरह के खतरों से झेलने के लिए। तो शक्तियों के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण आधार क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। और संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और वहीं समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में एक टकराव की स्थिति आती है तो उस टकराव की स्थिति में संघ द्वारा बनाए गए कानून अपहेल्ड करेगा, यानी कानून को मान्यता मिलेगी। और इसी तरह के प्रावधानों के कारण इसे एकात्मक संविधान के रूप में माना जाता है। यानी भारतीय संविधान को, और कई विद्वानों का यह मानना है क्योंकि भारतीय संविधान में दोनों यानी राज्यों के पक्ष में और संघीय सरकार के पक्ष में एक संतुलन स्थापित किया गया है और इस संतुलन के कारण इसे विद्वान अर्ध संघात्मक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। एक महत्वपूर्ण विद्वान है संविधान के, जिनको हम केसी विहेर के नाम से जानते हैं, वो भारतीय राज्य व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, खासतौर से भारत के संदर्भ में इस तरह की आवश्यकता, क्योंकि भारत एक बहुलतावादी देश है। भारत टोटल कुल मिलाकर के भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक विशाल क्षेत्र है जिसमें तरह तरह की विभिन्नताएं हैं, न केवल भौगोलिक स्तर पर बल्कि भाषा के स्तर पर, खान पान के स्तर पर, रहन सहन के स्तर पर और इनके सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के स्तर पर, आर्थिक ताकत, आर्थिक संसाधनों के स्तर पर और राजनीतिक प्रणालियों के स्तर पर भी कई तरह की विभिन्नताएं हैं। तरह तरह के समाजों को आप यहां देख सकते हैं और भारत में इस बहुलता को भारतीय संविधान में रिफ्लेक्ट भी किया गया है। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशिष्टताओं को ध्यान में रखा गया और कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए जो भारतीय राज्य के साथ संघीय सरकार के उन राज्यों के साथ या क्षेत्रों के साथ विशिष्ट संबंधों को परिभाषित करते हैं। और इसी का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन, स्पष्ट रिफ्लेक्शन धारा 370 था, जो जम्मू कश्मीर के साथ उसके संघीय सरकार के एक इस औपचारिक संबंधों को परिभाषित करता था। तो भारत की, इसलिए जैसे अगर हम संघवाद की बात करें तो राज्यों को की एक अवस्थिति है जहां पर शक्तियों का बंटवारा
संविधान के आधार पर किया गया है तो उनकी एक समानता की स्थिति है, लेकिन हर राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी किए गए हैं, यानी विभेदित समानता के भी स्तर, यानी विभेद के भी आपको स्तर देखने को मिलेंगे और इसलिए इसको विभेदित समानता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसी अवस्थिति को कई बार कहा जाता है असम्मित संघवाद। असम्मित संघवाद का मतलब क्या हुआ? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म हर राज्य की उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उसके साथ संबंधों को परिभाषित करना, उसके साथ संबंधों को स्थापित करना ताकि राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यही असम्मित संघवाद है। इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिलता है आपको? अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371 के बाद अनुच्छेद 371 ए से लेकर के आई तक, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, उसी प्रकार से 371 ए में नागालैंड के लिए, उसी प्रकार से बी में असम के लिए, 371 सी में मणिपुर के लिए, डी में आंध्र प्रदेश के लिए, ई में आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित करने के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया। उसी प्रकार एफ में जो परिवर्तन किए गए वो सिक्किम राज्य को लेकर, जी में जो परिवर्तन किए गए मिजोरम राज्य को लेकर, एच में परिवर्तन अरुणाचल प्रदेश को लेकर और आई में गोवा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए। इसलिए यहां पर किया गया है कि कम से कम 9 राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान किस संविधान के किस भाग का हिस्सा है? भाग 21 का। भाग 21 क्या कहता है? भाग 21 कहता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसमें आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 को शामिल किया गया और इसमें आर्टिकल 379 से लेकर 391 तक निरसित कर दिए गए हैं, यानी समाप्त कर दिए गए हैं। अब इन आर्टिकल्स की स्थिति क्या है कि इनको अस्थायी प्रावधान किया गया है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 370 को 370 को शामिल करते हुए ये अस्थायी उपबंध है। अस्थायी उपबंध का मतलब ये हुआ कि इनको किसी भी समय पर अगर इनकी स्थिति समाप्त होती है, यानी इनमें अलगाववादी स्थितियां समाप्त होती हैं या किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति से, आंतरिक संघर्ष की स्थिति से ये बाहर आते हैं, तो इन प्रावधानों को समाप्त किया जा सकता है। इनका कोई, लेकिन ये प्रावधान कब समाप्त किए जाएंगे इसके लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं है, एक्सपायरी डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये उपबंध किए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए नागालैंड और आप मिजोरम का उदाहरण ले सकते हैं। नागालैंड यानी 371 ए और मिजोरम 371 जी। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि केंद्र सरकार नागालैंड और मिजोरम की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं या उनके भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्वामित्व और हस्तांतरण को लेकर कोई कानून नहीं बना सकती। ये राज्य की विशिष्ट प्रथाओं को ध्यान में रख करके इस प्रकार के विशिष्ट प्रबंध इनके लिए किए गए हैं। इसी तरह से ये प्रबंध अन्य राज्यों के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर भी किए गए हैं। ये इसी से आपको पता लगेगा कि जो हम असिमेट्रिकल फेडरलिज्म यानी असममित संघवाद की बात कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से यहाँ उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, प्रतिबिंबन दिखेगा। जैसे प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक अनूठी व्यवस्था कहाँ की गई है? संविधान के भाग 8 जो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसके आर्टिकल 239 AA, जहां पर दिल्ली को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, केवल 3 विषयों को छोड़ करके। राज्य सूची में 66 विषय हैं, 3 विषय छोड़ दिए गए हैं। विषय नंबर 1 लोक व्यवस्था, विषय नंबर 2 पुलिस और विषय नंबर 18 भूमि। यह विषय नंबर 1 है, ये 2 है और ये विषय नंबर 18 है। तो जब इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनूठी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भारतीय संविधान जो है एक असम्मित फेडरलिज्म, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म को परिभाषित करता है, जहां पर अलग अलग राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के लिए जो विशिष्ट प्रावधान है वो मुद्दा धारा 370
के संदर्भ में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया उसके कारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में इससे संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 371 क यानी 371 ए किस राज्य के संदर्भ में विशेष उपबंध करता है? आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या महाराष्ट्र एवं गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। अंत में आपके लिए एक सूचना है, और सूचना आईएएस के हिंदी माध्यम के फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन से जुड़ी हुई है। सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस को कवर करता हुआ हिंदी माध्यम का ऑफलाइन बैच, ये हमारी अलग अलग शाखाओं पर शुरू होने जा रहे हैं। दिल्ली की मुखर्जी नगर शाखा और करोल बाग शाखा में ये 29 दिसंबर और 31 दिसंबर को बैच शुरू हो रहा है। मुखर्जी नगर शाखा में 11:30 बजे से बैच की शुरुआत होगी और करोल बाग शाखा में शाम 6 बजे बैच की शुरुआत होगी। उसी प्रकार से जयपुर शाखा, प्रयागराज शाखा और लखनऊ शाखा में भी बैच का प्रारंभ होगा। जयपुर में 18 दिसंबर को, प्रयागराज में 27 दिसंबर को और उसी प्रकार से 27 दिसंबर को ही लखनऊ में बैच प्रारंभ हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर यहाँ कॉल कर सकते हैं। इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए होंगी, किस तरह की सुविधाएं आपके लिए होंगी, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी इसमें शामिल होगी। फाउंडेशन बैच में सभी क्लास के नोट्स और 18 महीने तक की दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का क्लासरूम टेस्ट आपको मिलेगा। पूरे कोर्स के दौरान ऑफलाइन एकेडमिक सपोर्ट आपको दी जाएगी, और वहीं जो क्लासेस आपकी ऑफलाइन चलेंगी दृष्टि लर्निंग ऐप पर, उसी ऑफलाइन बैच की क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में होगा, अगले 3 सालों तक आपके पास असीमित बार देखने की सुविधा से युक्त रहेगा। यानी आप अपनी तैयारी को लगातार दुरुस्त कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसकी महत्वपूर्ण सुविधा यह है। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन के ले लीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।